बस आई आई आजादी, मीठी मीठी आजादी, सब धोखा। 32 साल गुमराह किया गया, एक झूठे ख्वाब दिखाए गए, ख्वाबों पे ख्वाब, ख्वाबों पे ख्वाब। अगर मीडिया वाले मुझे स्पेसिफिक बीजेपी सपोर्टेड, क्या बीजेपी सपोर्टेड? मैं कश्मीरी पंडित हूं, कश्मीर में रहता हूं, आतंकवाद सहा हूं। मेरे पिताजी को 4 गोलियां मारी, मुझ पे आतंकवादी हमला हुआ, मैंने जिहाद उठाया। अगर आप उठाते, मैं आपको यह भी कह दूं, अगर आप मुसलमान होते और आप मुसलमान है और आप ये जिहाद करते, आप पीएसए में होते, ये भी मुझे पता है। सो मैं हिंदू होने का एडवांटेज ले रहा हूं, और किसको फायदा मिल रहा है? वो क्यों होता? मैं पीएसए में क्यों? मैं वही बता रहा हूं। देखो, ये बिल्कुल यहां कश्मीरी मुसलमान को टारगेट किया जाता है, ये बिल्कुल आज भी कोई भी सरकार हो, आप बीजेपी की बात करो, कांग्रेस की करो, एनडीए की करो, किसी की करो, यू आर अ टारगेट। यहां डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी होती है। यहां हिंदू को मुसलमान से लड़वाया, मुसलमान को हिंदू से लड़वाया। अब इन्हें कश्मीरी पंडितों को प्रो इंडियन दिखा दिया और कश्मीरी मुसलमान को एंटी इंडिया, जबकि यह बात सही नहीं है। मैं ऑन द चैनल आपको कह रहा हूं। हाँ, कुछ मिनिस्क्यूल लोग हैं जो पाकिस्तान के सपोर्ट पे हैं, पाकिस्तान का एजेंडा चलाते हैं, बिल्कुल। मैं वही बार बार दिल्ली को समझाता हूं कि मेरा मुसलमान भाई उतना हिंदुस्तानी जितना मैं उन चेहरों को बेनकाब कर रहा हूं जिन्होंने एक परसेप्शन बना के रखा था हम कश्मीर के खिदमतगार हैं। मैंने फारूक अब्दुल्ला को एक्सपोज किया, मैंने क्या गुनाह किया? मैंने मुजफ्फर शाह को एक्सपोज किया, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मैंने अभी रहीम राथर को एक्सपोज किया, वो मसला सीबीआई ने एंडोर्स किया, उसमें एफआईआर कर। मैंने फारूक अब्दुल्ला पे लिया, उस पे ईडी ने संज्ञान लिया। तो मैं जो भी कहता हूं सच कहता हूं, और सच के सिवा कुछ नहीं कहता। जब शेख साहब बने तो वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थे, और उसके बाद जब दूसरी बार इख्तियार एक्सेप्ट किया तब चीफ मिनिस्टर थे। तो आप मुझे बताइए, क्या आदमी डिमोशन लेता है या प्रमोशन लेता है? और जब डिमोशन लेता है आप कहते हो शेर कश्मीर। आप बताइए, ऐसा एक कारनामा जो उसने किया 1987 में, सईद सलाउद्दीन हिंदुस्तान के आइन के तहत इलेक्शन लड़ना चाहता था, क्या गलत करता था? उसको ट्रेन, जब उसको रिगिंग करवा के उसको हरवाया तो पाकिस्तान ने उसको झांसे में फंसा दिया। तो बेसिकली वो विक्टिम बना। बाद में उसकी गलतियों को हम एंडोर्स नहीं कर रहे हैं, उसने भी कत्लो गारत की। सो यहां कश्मीर को जिसको पावर मिला उसने कश्मीरियों को लूट खसूट मरवाया, पिटवाया और अपने घर बनवाया। बार में उमर अब्दुल्ला के पास बैठा था, तो मुझसे आगे एक यहाँ के प्रोमिनेंट जो लॉयर हैं, प्रेसिडेंट है आज बार स्टेशन के, नजीर रोंगा बैठा था। तो नजीर रोंगा साहब उमर को बोलते हैं कि भैया देखो 9-10 महीने आपने पीसफुल चला लिया, तो हमारे लीडर कहते हैं कि हमको भी थोड़ा स्पेस दे दो। तो मैं हैरान हो गया, कौन सी स्पेस? ये मिल बांट के 10 महीने पीस में रखो, 2 महीने आग में रखो कश्मीर को, और दिल्ली को लो। अब कश्मीर पॉलिटिक्स का नाम लेंगे तो संदीप मावा यानी कि कंट्रोवर्सी किंग का नाम लिया जाता है, जो या तो पॉलिटिकल नेताओं को एक्सपोज करते हैं या तो पॉलिटिकल नेताओं पर निशाना साधते हैं, और खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इनसाइडर में। बहुत शुक्रिया। मावा साहब, हमारी पहली मीटिंग आपके साथ, और अब मुझे ये बताइए कि जिस तरह कश्मीर में कुछ महीने पहले आपने पॉलिटिक्स शुरू की, कुछ लोग आपकी पॉलिटिक्स को ड्रामा कहते हैं, कुछ लोग आपकी पॉलिटिक्स को कहते हैं कि ये इनको बैकहैंड जो है बीजेपी का है या एजेंसीज का है, आरएसएस का है। अब मुझे बताइए किस तरह आप कश्मीर में आए और फिर कश्मीर में आप ऐसे उभरे जैसे कंट्रोवर्सी किंग मैंने कहा पहले, आपको इस नाम से भी आपको जाना जाता है। देखिए, पहली बात मैं आपत्ति लेता हूं, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं, ना ही सियासत करने आया हूं। मैं उस मजलूम समाज को जिसको 32 साल गुमराह किया गया, एक झूठे ख्वाब दिखाए गए, ख्वाबों पे ख्वाब, ख्वाबों पे ख्वाब, क्या कहा इनको? बस आई आई आजादी, मीठी मीठी आजादी, सब धोखा। और हुआ क्या है? 32 साल में हमारे नौजवानों को पीएसएस, लिटिगेशंस, पुलिस से मार पिटाई, जो आतंकवादी उनसे थ्रेट्स, उनसे उनकी किलिंग्स, पॉलिटिकल किलिंग्स, कहीं इसका अंत करना था। पहल मैंने की है, और क्या पहल की है? इनको एक्सपोज करना। इन्होंने तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से क्यों, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्यों पीछे पड़े, आवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस को पीछे पड़े? क्या मकसद क्या है आपका? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस काफी देर इक्तदार में रही, तो पहला जो मुझे लगता है मेरा फर्ज होना चाहिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिन्होंने एक डीप रूटेड नेक्सस बनाया, जिन्होंने 35 साल यहाँ हुकूमत की, उनका नेक्सस तोड़ना। उसके बाद मैंने बीजेपी को भी, अभी आपने एक देखा हो, कविंदर गुफ्ता की जो जमीन थी जब लैंड रो में, हमने उसके खिलाफ बात की, महबूबा मुफ्ती के खिलाफ बात की। ये फेज वाइज होगा। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, थोड़ा सब्र रखिए।
जिसने समाज बीजेपी के नेताओं को भी एक्सपोज करेंगे आप? बिल्कुल, आपसे वादा रहा। देखिए, कविंदर गुप्ता जो डिप्टी सीएम था बीजेपी का, उसको हमने एक्सपोज किया, उसकी जमीन रिट्रीव कराई ऑनरेबल एलजी साहब से। तो आप अगर मीडिया वाले मुझे स्पेसिफिक बीजेपी सपोर्टेड, क्या बीजेपी सपोर्टेड? मैं कश्मीरी पंडित हूं, कश्मीर में रहता हूं, आतंकवाद सहा हूं, मेरे पिताजी को 4 गोलियां मारी, मुझ पे आतंकवादी हमला हुआ। अगर अब मैं ये सारा नेटवर्क एक्सपोज करता हूं, ये मेरा दीनी। यहाँ के पॉलिटिकल नेता ये कहते हैं कश्मीर में रहना सेंटर के हाथ के बिना, एजेंसीज के हाथ के बिना कोई भी कुछ नहीं बोल सकता। जो भी वोकल यहाँ पे है उसके पीछे किसी न किसी का हाथ है। आपके पीछे किसका हाथ है? मेरे पीछे अल्लाह ताला का, मेरे भगवान का हाथ है। ये क्यों हाथ है ये भी बताऊं। अगर आपको याद हो, 8 नवंबर 2021 को मुझ पे आतंकवादी हमला हुआ। जब हमला हुआ तो मैं उसमें, इट वॉज अ वेरी नैरो एस्केप। जब मैं बचा तो 2-4 दिन में बड़ा अलूफ रहा और मैंने सोचा अल्लाह ताला ने ऐसा क्यों किया कि मेरे भाई मोहम्मद इब्राहिम खान को मारा और मुझे छोड़ दिया, मुझे बख्श दिया। और उसके कुछ दिनों के बाद ही जिनने मुझ पे हमला करने की कोशिश की थी वो लड़के पकड़े गए। और मैं पुलिस स्टेशन महाराजगंज गया और मैंने लड़कों को कहा, क्यों आप मुझे मारना चाहते थे, क्या गर्ज था? तो उन बेचारों को भी नहीं पता था, उनको भी गुमराह किया गया था पाकिस्तान की तरफ से, वीडियो कॉल और उनके वो नेटवर्क थे एक नंबर से। तो मुझे एहसास हुआ और उन लोगों ने कन्फेशन किया, जिनने मुझे मारने की कोशिश की। हम 3 बार आए थे, 2 बार तो बहुत ओवरक्राउडेड थे और एक बार हमें बताया गया किसी भी हालत में इस गाड़ी को हमला करना है, क्योंकि इसी में संदीप मावा वापस जाता है और वो खुद ड्राइव करता है। तो मुझे एहसास हुआ जब मैं बचा, तो आई गॉट अ स्पिरिचुअल फीलिंग सॉर्ट ऑफ कि अल्लाह ताला ने अब जो ये नई जिंदगी दी है ये किसी मकसद के तहत दी है। और वो मकसद मुझे धीरे धीरे समझ आया। आप लोगों ने भी उसमें उबारने की कोशिश की। और मैं क्या कोशिश कर रहा हूं, मैं उन चेहरों को बेनकाब कर रहा हूं जिन्होंने एक परसेप्शन बना के रखा था हम कश्मीर के खिदमतगार हैं। मैंने फारूक अब्दुल्ला को एक्सपोज किया, मैंने क्या गुनाह किया? मैंने मुजफ्फर शाह को एक्सपोज किया, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मैंने अभी रहीम राथर को एक्सपोज किया, वो मसला सीबीआई ने एंडोर्स किया, उसमें एफआईआर कटी, उस पर संज्ञान लिया, अमेरिकन प्रॉपर्टीज, दुबई प्रॉपर्टीज। मैंने फारूक अब्दुल्ला पे लिया, उस पर ईडी ने संज्ञान लिया। तो मैं जो भी कहता हूं सच कहता हूं और सच के सिवा कुछ नहीं कहता हूं। और ये मेरा, अब मुझे बताइए कि कश्मीर के हालात के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है सबसे ज्यादा? क्या हुर्रियत रिस्पॉन्सिबल है या नेशनल कॉन्फ्रेंस? देखिए, सबसे पहले मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को मानता हूं कि उन लोगों की गलती की वजह से पाकिस्तान को मौका मिला। देखिए, पाकिस्तान तो हमारा घोर विरोध है ही है। 1947 में अगर वो कबाली नहीं बेचते तो ऐसा नहीं होता, उनका जो उनने कुछ पार्ट हमारा खाया। आप देखो बारामूला में पाकिस्तान ने, आर्मी ने क्या किया, हमारी माओ बहनों के साथ गलत हुआ, अगर आपको थोड़ी हिस्ट्री देखी हो। उसके बाद शेख अब्दुल्ला एक हीरो में बन के आया था, एक उम्मीद की किरण बन के आया था, लेकिन वो भी अपने घर बनाने के चक्कर में रहा और जेल चला गया। उसके बाद ही वो जब शेख साहब बने तो वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थे। और उसके बाद जब दूसरी बार इख्तिदार एक्सेप्ट किया तब चीफ मिनिस्टर थे। तो आप मुझे बताइए, क्या आदमी डिमोशन लेता है या प्रमोशन लेता है? और जब डिमोशन लेता है आप कहते हो शेर कश्मीर। आप बताइए, ऐसा एक कारनामा जो उसने किया हो, उसने माइनॉरिटीज जो यहां थी उनकी हजारों लाखों का जमीनें लैंड टू टेलर खवा दी। नॉट ओनली दिस, इख्तिदार पहले खुद लिया एज प्राइम मिनिस्टर, दूसरा इख्तिदार एज चीफ मिनिस्टर खुद, उसके बाद बेटे को इख्तिदार फारूक अब्दुल्ला को, उसके बाद अपने जवाई गुलशाह को इख्तिदार, उसके बाद फिर फारूक अब्दुल्ला को इख्तिदार, उसके बाद उमर अब्दुल्ला को इख्तिदार। और होता क्या है, ये यहाँ की बात नहीं है, जहां भी खानदानी राज होता है, वो किसी भी पार्टी में हो, हम किसी पर्टिकुलर पार्टी को नहीं बता रहे, वहां वेस्टेड इंटरेस्ट बन जाते हैं, वो सत्ता छोड़ना नहीं चाहते हैं और उस कारण वो सियासत करते हैं। उसका सबसे बड़ा आपको जो उसका जो हमें नुकसान उठाना पड़ा वो 1987, क्या जरूरत थी, मफ क्या था, मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट जो हुर्रियत बाद में बने, उसकी वो सईद सलाउद्दीन बना। पाकिस्तान तो चाहता था कोई गलती हिंदुस्तान करे या कश्मीर के नेता करे। फारूक अब्दुल्ला ने उसको बिल्कुल उस वक्त रिगिंग करा के राजीव गांधी को बेवकूफ बना के प्राइम मिनिस्टर को, क्योंकि राजीव गांधी वो पॉलिटिकली इमेच्योर, वो पायलट के बाद एकदम प्राइम मिनिस्टर बना था, तो उसको समझ नहीं आई कश्मीर की पॉलिटिक्स और रिगिंग कराई। सईद सलाउद्दीन, आप मुझे बताइए, 1987 में सईद सलाउद्दीन हिंदुस्तान के आइन के तहत इलेक्शन लड़ना चाहता था, क्या गलत करता था? उसको ट्रेन, जब उसको रिगिंग करवा के उसको हरवाया तो पाकिस्तान ने उसको झांसे में फंसा दिया, तो बेसिकली वो विक्टिम बना। बाद में उसकी गलतियों को हम एंडोर्स नहीं कर रहे हैं, उसने भी कत्लो गारत की।
सो यहाँ कश्मीर को जिसको पावर मिला उसने कश्मीरियों को लूट खसूट मरवाया, पिटवाया और अपने घर बनवाए। आपने इलेक्शन की बात की, अब मुझे बताइए जो भाजपा काम करी उससे खुश हैं आप? कौन सा काम भाजपा कर रही है? आर्टिकल 370 का जो काम हुआ है, क्या आप उससे खुश हैं? देखिए, एक चीज मुझे अभी मैं इस पे कमेंट ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक अच्छी चीज 370 के बाद 5 अगस्त 2019 के बाद सबसे बड़ी जो उपलब्धि हुई वो भाजपा के थ्रू या नेचुरली आई कैन नॉट कमेंट ऑन इट, बट कश्मीर की नौजवान की जान और माल बच गया। कहते हैं ना, एक कहावत है हिंदी में, जान है तो जहान है। तो नौजवान बच गया जिनको गुमराह किया गया था आजादी के नाम पे। आप अगर देखे होंगे फारूक अब्दुल्ला, यहां मैंने खुद एक जलसे में देखा, हुर्रियत वालों को जब 2016 में हालात खराब हो गए तो उनको बोलता हुर्रियत वालों हम तुम्हारे साथ हैं, इधर कश्मीर की बात, और दिल्ली में बोलता भारत माता की जय, और मोदी जी और बाकी लोगों के साथ, राजनाथ सिंह जी के साथ, अमित शाह जी के साथ बैठा। तो ये दोगलापन नहीं चलेगा। आज डिजिटल वर्ल्ड, आज मीडिया का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है। आज आप कोई बात यहां करेंगे और कोई दूसरी बात वहां करेंगे, ये पकड़े जाएंगे। ये लोगों ने अच्छी पॉलिटिक्स सीखी है, यहां कश्मीरियों को धोखे में रखो, वहां दिल्ली को धोखे में रखो, और इनका पर्पस क्या है? पर्पस इज ओनली टू अचीव पावर। ये इनका। अब मुझे बताइए, सेंट्रल जो गवर्नमेंट है, भाजपा है, उन्होंने आज तक इलेक्शन नहीं करवाया। 5 अगस्त के बाद जब आर्टिकल 370 को हटाया गया तो ये कहा गया था इलेक्शन होने हैं। आप भी जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं, आपको क्या लगता है कि इलेक्शन एक जमहूरियत का बहुत बड़ा तोहफा है, अभी तक नहीं हुए? देखिए, मैं आपको बताऊं, इलेक्शन मैं भी चाहता हूं हो, लेकिन हम लोगों को कभी सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ, कहीं सियासतदान के साथ, कभी यहाँ कभी दिल्ली कभी कहीं और बात होती है, और जो उनका लॉजिक है, मैं उनका लॉजिक बता दूं। वो कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो रीजनल पार्टीज है, नॉट ओनली नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो पीडीपी भी है, सीपीआई भी है, जो यहाँ के रीजनल पार्टीज हैं, उन लोगों ने इतना डीप नेक्सस यहाँ बनाया है सिस्टम में। पुलिस में सबसे ज्यादा हुर्रियत के लोग कैसे आए? हुर्रियत तो कभी पावर में नहीं थी, तो हुर्रियत के लोग, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड लोग कैसे इसमें आ गए? ये समझने की बात है। आज वो कहते हैं ना, सरकार भाजपा की है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट भाजपा की सरकार है, लेकिन सिस्टम के लोग आज भी रीजनल पार्टीज के हैं। आप अभी देखे होंगे, जब भी कभी पीस की बात होती है, माइनॉरिटीज को वापस लाने की बात होती है, देखो आप मुसलमान हैं, मैं हिंदू हूं, हम एक हैं। मेरी जो जमात का स्लोगन ही है, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद की हम बात करते हैं। जब भी माइनॉरिटीज को यहां लाने की बात होती है तो टारगेट किलिंग शुरू होती है। मैं पूरा वाजे होकर आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ, कोई एलिगेशन नहीं, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, टीआरएफ, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर, हुर्रियत, एनसी, पीडीपी, सीपीआई, ये सब एक हैं, ये गैंग है। दे यूज देयर पावर एज पर देयर कन्वीनियंस, दिस नेटवर्क इज यूज्ड एज पर देयर कन्वीनियंस। और नॉट ओनली दिस, एक बार मैं उमर अब्दुल्ला के पास बैठा था, तो मुझसे आगे एक यहाँ के प्रोमिनेंट जो लॉयर हैं, प्रेसिडेंट हैं आज बार स्टेशन के, नजीर रोंगा बैठा था। तो नजीर रोंगा साहब उमर को बोलते हैं कि भैया देखो 9-10 महीने आपने पीसफुल चला लिया, तो हमारे लीडर कहते हैं कि हमको भी थोड़ा स्पेस दे दो। तो मैं हैरान हो गया, कौन सी स्पेस? ये मिल बांट के 10 महीने पीस में रखो, 2 महीने आग में रखो कश्मीर को, और दिल्ली को लूटो। आज इनका निजाम, जिहाद किसको कहते हैं? यहां अल्लाह ताला ने एक इंसान को किस लिए भेजा है? चोरी चक्कारी करने के लिए, कुर्सी पकड़ने के लिए, सियासत करने के लिए? नहीं, आम आदमी को रफकत करने के लिए, अल्लाह ताला की बारगाह में काम करने के लिए। मैंने जिहाद उठाया है। अगर आप उठाते, मैं आपको यह भी कह दूं, अगर आप मुसलमान होते और आप मुसलमान है और आप ये जिहाद करते, आप पीएसए में होते, ये भी मुझे पता है। सो मैं हिंदू होने का एडवांटेज ले रहा हूं, और किसको फायदा मिल रहा है? लेकिन वो क्यों होता? मैं पीएसए में क्यों? मैं वही बता रहा हूं। देखो, ये बिल्कुल यहां कश्मीरी मुसलमान को टारगेट किया जाता है। ये बिल्कुल आज भी कोई भी सरकार हो, आप बीजेपी की बात करो, कांग्रेस की करो, एनडीए की करो, किसी की करो, यू आर अ टारगेट। मतलब कोई भी मुसलमान कुछ बोले नहीं, मैं कश्मीर की मुसलमान की बात कर रहा हूं। मतलब बोले तो पीएसए लग सकता है। देखिए आमिर ये मलिक साहब, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, मुझसे मत बुलवाइए। अब देखो इन्होंने क्या किया इस समाज को, इसीलिए मुझे थोड़ा बंद करवाया। मैं वही बात कर रहा हूँ। यहाँ डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी होती है। यहाँ हिंदू को मुसलमान से लड़वाया, मुसलमान को हिंदू से लड़वाया। अब इन्हें कश्मीरी पंडितों को प्रो इंडियन दिखा दिया और कश्मीरी मुसलमान को एंटी इंडिया, जबकि ये बात सही नहीं है। मैं ऑन द चैनल आपको कह रहा हूं, हाँ कुछ मिनिस्क्यूल लोग हैं जो पाकिस्तान के सपोर्ट पे है, पाकिस्तान का एजेंडा चलाते हैं। बिल्कुल, मैं वही बार बार दिल्ली को समझाता हूं कि मेरा मुसलमान भाई उतना हिंदुस्तानी जितना मैं हूं, लेकिन कुछ मिनिस्क्यूल लोग हम में दरार करके, ये वही लोग हैं
आप देखिए यहां कौन मरा पिछले 32 साल में, आम कश्मीरी मुसलमान। क्या फारूकला का कोई रिश्तेदार मरा? कोई महबूबा मुफ्ती का रिश्तेदार मरा? गुलाम नबी आजाद का मरा? कविंदर गुप्ता का मरा? बीजेपी वालों का कोई एक बताओ ना। मरा सिर्फ आम आदमी या आम पॉलिटिकल वर्कर। क्यों? ये दिल्ली को धोखा देके कैसे आज फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की, ये मैं नहीं कह रहा हूं, एजेंसीज इंडिया की कह रही है 50 से 60 हजार करोड़ बेंगलोर में प्रॉपर्टी